नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि। सबसे पहले खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का असर अब नदियों के जल स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो नदी किनारे जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो वहीं हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं नालियां बंद होने से जल भराव की स्थिति बन गई। घने कोहरे के कारण दृश्यता भी कम हो गई है। बारिश के चलते पर्यटक होटलों और दुकानों में रुकने को मजबूर हैं, जबकि नाव चालक, घोड़ा चालक और टैक्सी संचालक काम प्रभावित होने से परेशान हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव से परेशानी हो रही है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटक होटलों और दुकानों में रुकने को मजबूर हैं, जबकि स्थानीय व्यापारी भी मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। उधम सिंह नगर में अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। बाजपुर के बहरौनी क्षेत्र में पुलिस ने नदी किनारे जंगल की झाड़ियों में संचालित अवैध शराब की भट्टी पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम का फायदा उठाकर तस्कर जंगल में कच्ची शराब और लहन छुपाकर अवैध कारोबार चला रहे थे। अभियान के तहत बहरौनी चौकी पुलिस ने ग्राम रामपुरा के पास छापेमारी कर शराब बनाने के उपकरण मौके पर ही नष्ट कर दिए और करीब 4000 लीटर लहन भी नष्ट कर दी। पुलिस का कहना है कि जनपद में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नामों में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नैनीताल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विवेक राय ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम में किसी भी प्रकार की विसंगति पाई गई है, उन्हें नियमानुसार नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। विपक्ष के नेता, नैनीताल विधायक और हल्द्वानी के ईआरओ तक को नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम के अनुसार सॉफ्टवेयर में मदद से गड़बड़ियों की पहचान की गई है और सभी संबंधित लोगों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। यदि कोई पहली सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है तो उसे दूसरा मौका दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके नाम में विसंगति है तो नोटिस गई है। आपके पेपर्स के माध्यम से, हमारे ईआरओज के माध्यम से हमें पता चला है कि हमारी माननीय विधायक नैनीताल को भी नोटिस गई है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं उनको भी नोटिस गई है। हमारे जो ईआरओ हैं हल्द्वानी के नगर मजिस्ट्रेट, उनको भी नोटिस गई है। बहुत सारे लोगों को नोटिस गई है। नोटिस जो है ये विभेद करके नहीं गई है कि ये बड़े पद पे बैठे हैं तो इनको नहीं जाएगी और ये जो है सामान्य नागरिक है तो इनको जाएंगी। तो वहीं उत्तराखंड में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच अब मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने का दौर तेज हो गया है। प्रदेश भर की विधानसभा क्षेत्रों में लगातार आपत्तियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पहले ही दिन 1271 ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज होने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर वोटरों को भ्रमित करने और एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को उठाया है। वहीं उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने स्पष्ट किया है कि सभी आपत्तियों को नियमानुसार जांच की जाएगी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपत्ति लगाने का पहला दिन था तो जसपुर में 1271 व्यक्तियों पर ऑनलाइन आपत्ति लगा दी और आपत्ति लगाने वालों का केवल नाम है, ना उनका एड्रेस है, ना उनका वोटर नंबर है, ना कुछ है। और जिन पर आपत्ति लगाई जा रही है वो ज्यादातर 99% मुस्लिम वोटरों पर है
और आपत्ति लगाने वाले ज्यादातर हिंदू वोटर हैं। मेरा कहना है कि एक ये भाग संख्या 38 546 उसका वोटर नंबर है, रेशमा उनका नाम है और वो यहाँ पे जसपुर में BLA है, उनके नाम पे भी आपत्ति लगा दी। जो खुद BLA है उसके नाम पे भी आपत्ति है। कार्रवाई संपादित की जा रही है। SIR की कार्रवाई के साथ साथ 10 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में दावे आपत्ति लेने का एक निर्धारित अवधि है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपने दावे आपत्तियां दी जा रही हैं। इसमें यह अवगत कराना होगा जितनी भी दावे आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं सभी की विधिवत स्क्रूटनी की जा रही है। यदि कोई बल्क में दे रहा है तो उसकी भी स्क्रूटनी की जा रही है और इसके साथ साथ हर दावे आपत्ति में विधिवत जांच कराई जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग के SIR अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को सक्रिय कर दिया है। मतदाताओं को आ रही समस्याओं और दस्तावेजों की जरूरत को देखते हुए पार्टी ने सभी जिलों और महानगरों में 10 सदस्यीय निगरानी समितियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये समितियां कंट्रोल रूम के तहत काम करेंगी और मतदाताओं की मदद करेंगी। कांग्रेस ने अभियान की निगरानी के लिए वॉर रूम मॉडल अपनाने का फैसला किया है। कंट्रोल रूम की कल हमने घोषणा कर दी है और कंट्रोल रूम ने विधिवत कार्य भी शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम के जो सदस्य हैं सभी को हमने जो है पूरी जानकारी मुहैया करा दी है और सभी लोग को जिले तय कर दिए गए हैं। अलग अलग जिलों से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा टिपिकल मामला ये बन गया है। SIR का जो द्वितीय चरण का कार्यक्रम है और लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लोग तहसीलों के और राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे। हरिद्वार में सावन कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवित्र कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। सावन महीने में देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद पप्पू यादव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव और उनके समर्थक सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं और संतों का अपमान करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि ऐसी मानसिकता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने भगवान शिव से सभी को सद्बुद्धि देने की अपील की है। चूंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संत गणों को, साधुओं को जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है और ये इससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि ठीक हो, जिससे कि इस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको ये जीवन दिया है उनको इस प्रकार से जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक तरह से बदनाम करने का काम या उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। देहरादून में सांसद पप्पू यादव के संसद परिसर के बाहर किए गए प्रदर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। नारायणी सेना संगठन उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने लैंस डाउन चौक पर उनका पुतला फूंककर नाराजगी जताई। संगठन ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान की गई प्रस्तुति से सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। कार्यकर्ताओं ने माफी की मांग करते हुए आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखने की चेतावनी दी है। जब साधु महात्माओं के वस्त्र पहन के आप एक बार बताइए, बद्रीनाथ हो या राम मंदिर हो, क्या आप जानते हैं कि किसी भी साधु संत का नाम आया चोरी चंदा चोरी में? किसी की भी साधु संत का नाम नहीं आया। ये लोग सिर्फ सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पप्पू यादव को कह देना चाहता हूं कि बेटा अगर तू बिहार में रहता है ना, उत्तराखंड आके दिखाओ, तेरी शकल बदलने का काम ये नारायणी सेना करेगी। और ना करा तो हम भी अपने बाप से पैदा नहीं है। पप्पू यादव को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि उत्तराखंड आए, अन्यथा सांसद भवन में आके माफी मांगे सार्वजनिक रूप से और कहे
कि साधु संतों का अपमान जो मैंने किया है वो सोची समझी साजिश थी और मैं क्षमा चाहता हूं। अगर वो नहीं करते तो उत्तराखंड में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश मैं आग्रह करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि पप्पू यादव को देवभूमि उत्तराखंड में ना आने दिया जाए, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है और ये महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर ऐसे गलत कार्य करने वाले लोग ये चादर पहन के सफेद मुसलमानी वो पहन कर ये वहाँ पर जाता है, क्या बोलते हैं, मस्जिदों में जाता है। इसका पहले से ऐसे ऐसे काम है। ये पप्पू यादव, नाम पप्पू यादव है लेकिन काम ये मुसलमानों के। हमारा कहने का एक ही है, जो इसमें कार्रवाई चल रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पर लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म को प्रदर्शनी करेंगे, इस तरीके की संसद में आप इस तरीके की बात करेंगे, उनसे हमारी हिंदू समाज की हमारी आस्था जुड़ी है। हमारे ये एक हिंदू विश्व है, हिंदू भारत देश है, इसमें आप हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे, ये हम नहीं सहेंगे। क्यों इन्होंने चंद वोटों के लिए इतना बिकाऊ राजनीतिक हो गई है कि अपने कुल देवी देवताओं के अपने देवताओं का अपमान करेंगे। इस तरीके का अपमान हम नहीं सहेंगे। भारत देश सनातन धर्म का देश है, हम इस तरीके के अपमान नहीं सहेंगे। सड़कों पे चाहे कहीं भी होगा हम आंदोलन करेंगे, ऐसे ही पुतले दहन करते रहेंगे। तो वहीं टिहरी गढ़वाल में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 80 शिकायतें और मांग पत्र प्राप्त हुए, जिसमें अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। आयुक्त ने 36 दिनों से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनको एक एक करके और उनको सुना गया है। बहुत सी शिकायतें रिपीट हुई हैं। लोग या तो पिछले निस्तारण से संतुष्ट नहीं हुए या फिर जो उनके शिकायतों पर अभी कोई उनको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग भी रिपीट भी आए। जो मुख्य रूप से शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं यहाँ पे, तो PWD के प्रतिकर भुगतान को लेकर, TSD के संबंध में और BRO के संबंध में प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने प्रतिकर भुगतान नहीं मिला या निर्माण हुआ तो उसमें दिक्कत आई है। और बाकी छोटी मोटी और अन्य विभागों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो बोल दिया आईडी पीछे खोल रहा था। अभी एक चोरी की घटना से संबंधित, सोने की दुकान में चोरी के संबंधित भी प्राप्त हुई है, उसमें पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। स्कॉटलैंड में आयोजित ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम में जूडो में ब्रांज मेडल जीतने वाली देहरादून की उन्नति शर्मा घर लौटी। डिफेंस कॉलोनी निवासी उन्नति के स्वागत के लिए परिवार और दोस्तों ने गर्मजोशी दिखाई। महिलाओं के 63 किलोग्राम जूडो वर्ग में पदक जीतकर उन्नति ने उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया। मेरा नाम उन्नति शर्मा है और मैंने अभी हाल ही में भारत के लिए -63 kg वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कैसा आप फील कर रही हैं, क्योंकि देश के लिए आपने इतना बड़ा मेडल जीता है और सबसे बड़ी बात है पूरे देश के लिए जीता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने देश के लिए और अपने स्टेट उत्तराखंड के लिए मेडल लेके आई हूँ। इसका श्रेय किसको देती है आप? मैं इस मेडल का श्रेय अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार को देना चाहूंगी। किस तरह से आपने इसके लिए मेहनत करी है और कितना आपका जीवन का इतिहास रहा इस मौके पे? मैं पिछले 10-12 साल से जूडो कर रही हूँ, जब से मैं छोटी थी, तो संघर्ष तो छोटे से ही रहा है और हर किसी एथलीट का सपना होता है कि वो भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आए, तो और मैं अपना सपना पूरा कर पाई हूँ, तो मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है। युवाओं को क्या संदेश? तो वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर में सरदार नगर अंडरपास के पास फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपियों के पास से पिस्टल, अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 कारें बरामद की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। इसी क्रम में हम लोग
जो फायरिंग की घटनाएं हो रही है उसको लेकर जनपद भर में लगातार हमारे द्वारा जो अपराधी है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। जो तमंचे मतलब बेचने का धंधा करते हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा एक अभियान चलाया गया था। जो गदरपुर की घटना हुई है वो दिनांक 26 जुलाई को शाम के वक्त लगभग 5:45 के वक्त सरदार नगर अंडरपास के पास में एक फायरिंग की घटना होना हमें होने की सूचना प्राप्त हुई। उस आधार पर पुलिस ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हुए मौके के लिए फोर्स रवाना कर दिया था। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में फंसे 3 कांवड़ यात्रियों को एसडीआरएफ की टीम ने अलग अलग घटनाओं में सुरक्षित रेस्क्यू किया है। जवानों ने तत्काल नदी में उतरकर तीनों श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। प्राथमिक जांच के बाद सभी की हालत सामान्य पाई गई। एसडीआरएफ ने यात्रियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए भी कहा। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि देहरादून और बागेश्वर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य संचालन केंद्र की ओर से सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि समय रहते लोगों तक मौसम संबंधी जानकारी पहुंचाई जा सके। भारी बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, मलबा और पत्थर गिरने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, उत्तराखंड में लगातार 1 महीने से बरसात हो रही है और आज 3 तारीख के लिए 3 अगस्त के लिए देहरादून और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। उसको देखते हुए एसीओसी के लेवल से सभी जनपदों को समुचित दिशा निर्देश दिया गया है और सभी को कहा गया है कि इसका प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को दिक्कत कम हो सके। और जिसमें बरसात होती है उसमें ट्रेवल करने से बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के दौरान पहाड़ों से सड़कों पर मलबा, पत्थर आदि गिरते रहते हैं, जिससे ट्रेवल करने वालों को और उनके वाहनों को क्षति की संभावना बनी रहती है। इसलिए जिस समय बरसात हो रही हो उस समय ट्रेवल न किया जाए, उसके आगे पीछे ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विकसित उत्तराखंड विजन 2047 के रोड मैप पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में बताया गया कि विजन दस्तावेज का प्रारूप लगभग तैयार है। अब सभी जिलों के लिए जिला स्तरीय विजन 2047 तैयार किया जाएगा। साथ ही पर्यटन, औद्योगिकी, सूक्ष्म और लघु उद्योग, महिला सशक्तिकरण, स्टेम शिक्षा और योजनाओं को बेहतर मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीकृत डेटा सिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया गया। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाने की तैयारी में है। भारत मौसम विभाग के द्वारा बागेश्वर और देहरादून समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 7, 8 और 9 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। इसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। लगातार बारिश के चलते प्रदेश में भूस्खलन और सड़कें बाधित होने का भी खतरा बना हुआ है। देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर जॉन सार बावर की लाइफलाइन, कालसी, चक्राता मोटर मार्ग और जजरेट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।